Hi friend, welcome to the NBS Academy. This is the sixth lecture of the Industrial Engineering. In the previous lecture, we discussed about the deterministic inventory model having the प्रोडक्शन सिस्टम. अगर प्रोडक्शन होता है उस समय डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल का EOQ क्या होगा, इकोनॉमिकल ऑर्डर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, और उसके अलावा हम लोग निकाले थे टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होगा. और सिंपल, अगर जो नॉर्मली जिस हिसाब से अपना कंपनी काम कर रहा है उस हिसाब से उसका टोटल एनुअल कॉस्ट क्या पड़ेगा. उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाए थे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो कंपनी अभी काम कर रही है, एक सिचुएशन दिया गया था, वो सिचुएशन सही था या नहीं था, उस हिसाब से बनाते उसको प्रॉफिट होता नहीं होता, ये सारा चीज़ हम लोग एनालाइज किए थे. लेकिन मेरे दोस्त, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे में अगर आप कोई रिटेलर हैं तो आप ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखने की कोशिश कीजिएगा. दिक्कत ये होता है क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि काफ़ी कॉस्टली चीज़ वाला अगर सामान रखते हैं, जैसे में आपका कार का शोरूम है और ज़्यादा मतलब एडवांस टाइप्स के कार रखते हैं, मॉडर्न कार रखते हैं, जैसे ऑडी मर्सिडीज का जैगुआर का कार रख रहे हैं, तो ये जो हर एक इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या है, काफ़ी हाई है. और हर एक इन्वेंट्री का कॉस्ट हाई है और इन्वेंट्री में अब ज़्यादा अमाउंट में कार रखिएगा तो आपको क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ जाएगा. अगर इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ जाएगा, सेलिंग स्लो होगा, तो आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो पैसा का आप अगर लोन लिए होंगे तो उसका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर पाइएगा. बेनिफिट का तो अलग बात है. तो इस टाइप के सिचुएशन में जहाँ पे अगर गुड्स का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कॉस्टली ज़्यादा होता है, अगर कॉस्ट ज़्यादा होता है कि गुड्स का, तो उस समय हम लोग इन्वेंट्री क्या रखते हैं, मिनिमम रखते हैं. और इवन दैट मिनिमम ही नहीं रखते हैं, कभी कभी हम लोग शॉर्टेज भी प्रेफर करते हैं. शॉर्टेज किस मामले में समझते हैं, जैसे मैं अभी मान लीजिए मेरे को कार का शोरूम खोलना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्टिंग में देखूंगा मेरे कस्टमर कितने हैं, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करूंगा. अगर स्टार्टिंग में मेरे कस्टमर 1-2 दिखते हैं तो मैं उनको बोलूंगा कि ठीक है, आप रुक जाइए, मैं शोरूम खोलने वाला हूं, आप मेरे से कार परचेस कर लीजिएगा. तो बोलेंगे कि ठीक है भाई, तुमसे लूँगा, क्या तुम मेरे को डिस्काउंट दोगे? बोलेगा हाँ बिल्कुल, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. मैं क्या बोला, अभी मैं थोड़ा सा इसको समझते हैं ग्राफिकली. मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं इस लेवल पे हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्स लेवल है, मेरे पास अभी ये एक्स लेवल है, ठीक है ना. अभी हम इस लेवल पे हूँ, ठीक है. अभी मेरे को शॉप खोलना है, ठीक है ना, इस लेवल पे. अब मैं शॉप खोलने के लिए प्लान कर रहा हूँ. अभी मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है. अगर चलिए वाई एक्सिस भी बना लेते हैं. वाई एक्सिस पर मेरा क्या है, इन्वेंट्री है. क्या रहा है, क्वांटिटी है, मेरे पास इन्वेंट्री है, ठीक है. एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है. एक्सिस पे हम लोग टाइम का पैरामीटर रखते हैं. स्टार्टिंग में मेरे पास अभी कोई सामान नहीं है, मैं अभी कार का शोरूम खोलने वाला हूँ, मेरे पास कोई कार नहीं है स्टॉक में, क्योंकि वैल्यू कितना है, 0 है. लेकिन कोई पता चला किसी से कि मेरे जो कुछ हैं लोग, वो क्या खरीदने वाले हैं, कार खरीदने वाले हैं, तो मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ आप रुक जाइए, मैं आपको आपको मैं कार दे दूँगा, आप मेरे से ले लीजिएगा. मैं कुछ दिन बाद क्या करने वाला हूँ, कार का शोरूम खोलने वाला हूँ. तो अभी मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली मेरे को ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन मेरे पास क्या है, सामान नहीं है, कार नहीं है, जो गुड्स है वो नहीं है. मतलब मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन ऑर्डर आ चुका है. तो मैं क्या बोलूँगा कि अभी ये 0 है, क्वांटिटी 0 क्वांटिटी है, लेकिन मेरे पास क्या आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है स्टॉक में. कितने का, इस अमाउंट का. सपोज करते हैं इस अमाउंट का कार का मेरे पास ऑर्डर आ चुका है. अभी मेरे पास सामान नहीं है, मैं खोलने का प्लान कर रहा हूँ, उससे पहले क्या है, ऑर्डर आ चुका है. जैसे ही इस तरह का सिचुएशन आया, अब मैं ये भी चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास सामान ना रहे, उससे पहले मेरे को ऑर्डर आ जाए. इस तरह का सिचुएशन बोले, ताकि अगर वो कुछ मेरे को पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, मैं उस पेमेंट को यूटिलाइज कर लूँगा और कुछ अपने पैसा लगाकर और ज़्यादा अच्छे से अपना जो शोरूम है उसको खोल लूँ. इसी तरह का लोग सोचते हैं. इस तरह का मेरे को सिचुएशन मिल गया, सपोज करते हैं मेरे को सिचुएशन मिल गया, तो मतलब क्या है, अभी मेरे पास कोई नहीं, मैं स्टॉक आउट हूँ. एक तरह से देखा जाए तो मैं स्टॉक आउट हूँ, मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास शॉर्टेज है, लेकिन डिमांड आ चुका है. तो डिमांड आ चुका है, अभी मैं शॉर्टेज में हूँ. तब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा डीलर के पास, कार वाले डीलर के पास. मैं बोलूँगा देखो भाई, मेरे को शोरूम खोलना है, मेरे को कोई कार इतना अमाउंट में दे दो, क्यू क्वांटिटी में मेरे को कार दे दो. अभी इस टाइम में मेरे को ऑलरेडी कितना पेंडिंग डिमांड है, एस डिमांड पेंडिंग है. अब मैं जा रहा हूँ, मैं क्यू डिमांड करके ऑर्डर लाया. कितना ऑर्डर लाया, क्यू. तो क्यू एस पेंडिंग था. अब यहाँ पे मैंने जैसे ही डिमांड लाया तो मेरे पास कितना बचेगा, ये क्यू माइनस एस मेरे पास आ जाएगा. एस ऑलरेडी मेरे से पहले अभी स्टॉक मेरे पास नहीं था, फिर भी डिमांड आ चुका था. जैसे ही मैं गया क्यू अमाउंट में लाया तो मेरे पास एक्चुअली अब मेरे हाथ में कितना बचा, एम क्वांटिटी. एम का वैल्यू कितना है, क्यू माइनस एम. इन्वेंट्री इन आवर हैंड कितना है, क्यू माइनस
एस, बोले कि इतना मेरे पास है। मैं यही चाहता हूँ क्या हो कि स्टॉक आउट रहे, क्योंकि काफ़ी महंगा सामान है। अगर हल्का फुल्का रहता तो मैं आराम से पहले मेरे को बिस्कुट बेचना रहता, मार्कर बेचना रहता, ये सब नॉर्मली जो लेस कॉस्टली जो होते हैं गुड्स उसको रखना होता तो मैं ले आकर दबा दबा रख देता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन काफ़ी महंगा है तो मैं कोशिश करूँगा पहले मेरे कस्टमर आइडेंटिफाई करूँ, कुछ मेरे को ऑर्डर आ जाए, उसके बाद मैं अपना करूँगा काम। तो मैं उसी तरह से किया, कुछ जैसे ही ऑर्डर आया तो मैंने सामान मंगा दिया, मेरे पास Q-H एक्स्ट्रा मंगाया। क्यू सामान मंगाया जो एस से ज़्यादा था, एक्स्ट्रा मतलब सामान मंगाया, एक्स्ट्रा सामान मंगाया, तो अभी मेरे पास Q-S है। ठीक है, Q-S है। अब मेरा सेल होने लगा, मैं आइडेंटिफाई कर ले एस्टिमेटेड बना चुका हूँ कि जो एनुअल डिमांड होगा वो कितना होगा मेरे पास, डी। एनुअल डिमांड कितना होगा, डी, क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का ही पार्ट है। तो मैं मान के चल रहा हूँ क्या होगा मेरे पास डिमांड कितना होगा, डी क्वांटिटी का। तो डिमांड पर डे निकाल दूंगा। डिमांड पर डे को किस तरह से स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, अगले दिन से यहाँ से मेरा सामान क्या होने लगा, बिकने लगेगा, बिकने लगेगा, बिकने लगेगा, बिकने लगेगा, बिकते जाएगा, बिकते जाएगा। क्यों सामान था, बिकते गया, बिकते गया, बिकते जाएगा, कुछ दिन तक बिका। ठीक है, ये क्या मैं बना दिया, इस तरह से कैसे बना दिया भाई, नीचे कैसे मैं चला गया, कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ दिन तक बिकते गया, बिकते गया, बिकते गया, डी रेट से बिक रहा है। जैसे पास इन्वेंट्री मेरा जीरो हुआ, फिर भी मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया, इन्वेंट्री से पहले भी नहीं ऑर्डर किया, मैं फिर इंतजार करूंगा कि कुछ लोग आके मेरे को डिमांड करे कार का, कुछ मेरे को पैसा दे, तो फिर से मैं क्यू अमाउंट में लेकर आ जाऊंगा, फिर से मैं क्यू अमाउंट में। अभी मैं क्या किया, मैं इंतजार करते रहा कि कुछ लोग ऑर्डर दे, प्री ऑर्डर मेरे को मिले, प्री ऑर्डर मेरे को मिले, पहले मेरे को ऑर्डर मिले, फिर मैं लाऊंगा। जैसे ही कुछ दिन के बाद मेरे को प्री ऑर्डर मिला, फिर से मैं इस स्टॉक आउट हो चुका था इस अमाउंट में मेरे को डिमांड आ चुका था, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उसी तरह से क्यू क्वांटिटी में लाऊंगा, फिर से उसी तरह से मेरा साइकिल चलते रहेगा। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम लोग जान से प्रेफर कर रहे हैं शॉर्टेज। क्यों प्रेफर कर रहे हैं शॉर्टेज, पहला कि अगर शॉर्टेज रहेगा तो कुछ वो पैसा मेरे को एडवांस में मिल जाएगा, मैं आराम से क्वांटिटी ज़्यादा ला सकता हूँ। ठीक है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अगर शॉर्टेज रहेगा तो इन्वेंट्री इन आवर स्टोर क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर शॉर्टेज रहेगा मैं लाऊंगा तो लाते लाते सामान बिक जाएगा, लाते लाते सामान, क्योंकि प्री ऑर्डर है भाई, पहले ही से आदमी बुक कर चुका है, तो आते आते मेरा सामान क्या हो जाएगा, बिकने लगेगा। तो मतलब इन्वेंट्री हमारे स्टोर में बहुत कम रहेगा। क्यू लाता हूँ तो Q-S ही रहेगा मेरे इन्वेंट्री हमारे स्टोर में। अगर Q-S रहेगा तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट हो जाएगा। हाँ भाई, बेनिफिट तो है, दो बेनिफिट दिखा दिया, लेकिन घाटा भी है। क्या है, ये जरूरी नहीं है कि सब आदमी वैसा ही हो कि चलो ठीक है भाई ले लो पैसा, मंगा देना 2-3 दिन के अंदर में। भाई वो क्या तुम्हारे चाचा लगता है, मामा लगता है, क्यों देगा तुमको पैसा, पहले उसको दुकान दूसरा नहीं दिख रहा है। हाँ, दुकान दिखता है दूसरा भी, लेकिन हम उसको लालच देंगे। क्या देंगे, लालच देंगे। क्या लालच देंगे भाई, कि तुम मेरे से खरीदना मेरे दोस्त, मैं तुमको 5,000 कम दूंगा। क्या दूंगा, 5,000 कम में दे दूंगा। तब वो क्या करेगा, अच्छा, तब वो बोलेगा अच्छा ठीक है तुम 5,000 डिस्काउंट दोगे, तब ठीक है भाई, तुमसे मेरे को 5,000 कम से कम बचेगा ना, ठीक है ये पैसा ले लो, आज नहीं तो कल तो मेरे लेना ही है, लो 5-10 हज़ार रुपया तुम ले लो, 5,000 रुपया 10,000 रुपया तुम ले लो, सॉरी जो पैसा है ले लो, 10,000 मेरे को डिस्काउंट दे देना। बोले चलो ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, एक तरह से लॉस हो रहा है। अगर मेरे पास पहले से पैसा रहता, मेरे पास अगर मैं सामान खुद से मंगा कर रखता, तो ये 5,000 10,000 जो डिस्काउंट देना पड़ रहा है ये मेरे को देना नहीं पड़ता। तो अगर दो प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं लॉस भी है। इस लॉस को क्या बोलेंगे, स्टॉक आउट कॉस्ट या शॉर्टेज कॉस्ट। ये जो हम कॉस्ट दे रहे हैं 10,000 रुपये का डिस्काउंट, ये क्या है, प्रॉफिट में से अपना लॉस लगा कर दे रहे हैं। जो प्रॉफिट आ सकता था उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट अपना कट करके उसको 10,000 रुपये छोड़ रहे हैं। तो ये जो लॉस है ये क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट क्या बोलेंगे, शॉर्टेज कॉस्ट। तो एक नया कॉस्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेज, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, CB से। ये क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट, या इसको हम लोग और बोल सकते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। इसका क्या होगा यूनिट, स्टॉक आउट कॉस्ट का, स्टॉक आउट कॉस्ट का यूनिट होगा XRS पर यूनिट पर टाइम, पर यूनिट पर टाइम। इसका यूनिट क्या होगा, RS पर यूनिट पर टाइम, 100 रुपये पर यूनिट पर टाइम। एग्जाम्पल के लिए मैं बताया भाई, पर यूनिट पर टाइम क्यों, इसमें टाइम के पैरामीटर कैसे आया। मैं तो बोला कि 5,000 उसको डिस्काउंट दिया सीधे सीधे, नहीं भाई। अगर मैं बोलूँगा कि कल दे दूंगा तो कल दे दूंगा 2,000 रुपये तुम मेरे को कम देना, तो मान जाएगा। मैं बोलूँगा 1 साल बाद दूंगा 2,000 रुपये तुम मेरे को कम देना, मानेगा,
नहीं मानेगा। टाइम के साथ भी उसको ज़्यादा डिस्काउंट देना, अगर टाइम मेरे को ज़्यादा लेना है उसको क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब जो स्टॉक आउट कॉस्ट है, जो शॉर्टेज कॉस्ट है, टाइम पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ भाई मेरे से आप सामान लेकर चले जाइए कल, 2 रुपये कम दे, कोई बात नहीं है, बोले ठीक है। मैं बोलूँ साल भर बाद लेकर चल जाएगा, 2 रुपये कम देंगे, बोले बक साल 2 रुपये के लिए तो साल भर रुकेंगे, वो नहीं रुकेगा। अगर ज़्यादा वहीं उसको प्राइस देंगे, क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए इसको 1 मिनट रुकिए भाई। अब ठीक हो गया होगा। हाँ, लाइट का प्रॉब्लम गया था। तो आप क्या बोलिएगा कि नहीं मेरे को ये सही नहीं, ये मेरे को नहीं चलेगा भाई, ज़्यादा पैसा दोगे तो भले रुक भी जाऊँगा। तो टाइम के साथ ये वैरी करेगा, समझ गया। अब आते हैं, ये क्या है, आज मैंने पहला ऑर्डर किया था, फिर उसके बाद इस दिन मैंने ऑर्डर किया। तो जो टाइम गैप हुआ, जब मतलब क्या बोलता है, टी किसको डिनोट करता है, अगर जो आज इन्वेंट्री आपका आया, आज से लेकर जब तक आपका अगला इन्वेंट्री चलता है तब तक का जो टाइम गैप होता है, जितने दिन तक आपका इन्वेंट्री चलता है उसको क्या बोलते हैं, टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आज मैंने एक ऑर्डर किया था, सामान आ गया है, आज मेरा सामान आया, टी दिन के बाद जो सामान आया, 2 सक्सेसिव जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर के बीच का जो गैप होता है वो टी, मैंने पहले ही सब बता चुका हूँ। अब आते हैं, मेरा ख़त्म किस दिन हो जा रहा है भाई, ख़त्म इतने दिन के बाद हो रहा है। इसको डिनोट करते हैं किससे, T1 से डिनोट करते हैं। आइए, स्टॉक आउट कितने दिन के लिए रहा है भाई, T2 डे के लिए। आज मेरा सामान आया, अगला सामान जिस दिन आ रहा है उस दिन के बीच का जो गैप है टाइम का, उसको हम T से डिनोट किए। T क्या है, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव गुड्स कमिंग टू द आवर इन्वेंट्री। ठीक है, अब वो हो गया दोनों बीच का गैप कैपिटल T से। T1 क्या डिनोट कर दिया, T तो हम लोग जानते थे, लेकिन T1 T2 नया 2 पैरामीटर आया। T1 क्या बता रहा है कि आज से जितने दिन आपका स्टॉक चल रहा है, जितने दिन तक आपके पास इन्वेंट्री है, उतने दिन का जो टाइम गैप वो कितना है, T1। कितने दिन तक, T2 क्या बता रहा है, कितने दिन तक आप आउट ऑफ स्टॉक थे, ये बता रहा है। ठीक है, समझ गए ये बात को। ये जो M क्या बता रहा है, M स्टार नहीं, M क्या बता रहा है, इन्वेंट्री इन आवर हैंड। M क्या बता रहा है, इन्वेंट्री इन आवर हैंड। ये क्या हो गया, जब हम लोग स्टॉक आउट प्रेफर करेंगे, खुद से प्रेफर करेंगे, तो इस तरह का सिचुएशन दिखेगा, अपना लेन देन का क्रियाक्रम किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं, अब निकालते हैं कि टोटल जो एनुअल कॉस्ट है वो मेरा कितना होगा। टोटल एनुअल कॉस्ट मेरा कितना होगा, अगर इस तरह से मेरा लेन देन चलता रहा तो मेरा टोटल एनुअल कितना कॉस्ट होगा। भाई पहले तो हम परचेस किए हैं सामान, तो परचेसिंग कॉस्ट लगा होगा। परचेस करने के बाद उसको ले ऑर्डर किए होंगे, परचेस करते समय ऑर्डर किए होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा होगा। ठीक है भाई, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, एक परचेसिंग कॉस्ट हो गया। अब क्या लगा होगा, उसको ले आकर रखे होंगे, होल्डिंग कॉस्ट लगा होगा। ये तो कॉमन चीज़ था, ये 3 कॉस्ट हमेशा से हम लोग लिखते आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद चौथा कॉस्ट भी आ गया, कौन, शॉर्टेज। क्यों, क्योंकि उसको अपने प्रॉफिट में से कुछ डिस्काउंट उसको दे रहे थे, अपने प्रॉफिट में से उसको कुछ डिस्काउंट दे रहे थे, तो ये कॉस्ट को क्या बोलेंगे, शॉर्टेज कॉस्ट। ये शॉर्टेज के कारण मेरे को कुछ पैसा देना पड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टेज कॉस्ट। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आया, वो क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट है। ठीक है, अब परचेसिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट, तीनों को हम लोग डाटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तीनों को डाटा के रूप में लिखते हैं। डाटा के रूप में लिखने के लिए कहाँ स्पेस है मेरे पास, यहीं पे लिखते हैं, इसी में गंद मचाते हैं। देखो भाई, परचेसिंग कॉस्ट हमेशा से वहीं बोल रहे हैं। परचेसिंग कॉस्ट क्या होता है, कितना मेरे को सामान खरीदना भाई, डी टोटल डिमांड 1 साल का। परचेसिंग कॉस्ट पर एनम का, हम लोग हमेशा टोटल एनुअल कॉस्ट लिख रहे हैं ना, तो पूरे 1 साल का निकालेंगे। पूरे 1 साल में डी क्वांटिटी मंगा रहे हैं, परचेसिंग कॉस्ट कितना होता है, सी, हमेशा से सी यूज कर रहे हैं तो सी ही लिखेंगे। अब ये परचेसिंग कॉस्ट हो गया। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्यू क्वांटिटी एक बार में मंगा रहे हैं, कितने क्वांटिटी मंगा रहे हैं, क्यू क्वांटिटी। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इधर हटाते हैं। एक बार में कितने क्वांटिटी मंगा रहे हैं, क्यू क्वांटिटी। यहाँ से यहाँ का जो टोटल लेंथ कितना है, क्यू है। क्यू क्वांटिटी एक बार में मंगा रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, क्यू क्वांटिटी एक बार में मंगा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई विद ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, डी बाई क्यू मल्टीप्लाई विथ ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी नॉट। ठीक है, सी नॉट हो गया, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, मेरा परचेसिंग कॉस्ट हो गया और मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं किसको, आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पे बात करने। किस पे, होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, होल्डिंग कॉस्ट लिखते हैं। होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा भाई, कितने आपके पास सामान है,
अभी इन्वेंट्री में एन एन एवरेज कितने सामान रख रहे हैं, ठीक है। तो अभी एन एन एवरेज इन्वेंट्री में ये क्या है, जीरो लेवल है। ये क्या है, जीरो लेवल। यहाँ पे मेरे पास स्टॉक में कोई नहीं है, ये तो माइनस में है, ठीक है, ये प्लस में है। अभी यहाँ पे जीरो सामान है, तो एन एन एवरेज मेरे पास T1 टाइम के लिए कितना सामान रहा है, Q माइनस एस यूनिट रख रहा है कितने टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए। तो क्या बोलेंगे, मेरे पास Q माइनस एस क्वान्टिटी मेरे पास रहता है, ठीक है, कितने टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए। लेकिन एन एन एवरेज कितना रहता है, तो QS/2, क्योंकि क्या होता है, हमेशा Q माइनस एस नहीं रहता है T1 टाइम तक। T1 टाइम जाते जाते वो क्या हो जाता है, वैनिश कर जाता है। तो एन एन एवरेज कितना रहा, QS-2 रहा कितने टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए, ठीक है। QS/2 मेरा रहा कितने टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए। हम एक यूनिट टाइम के लिए कितना पैसा देते हैं, CH देते हैं। एक यूनिट टाइम के लिए कितना पैसा देते हैं, CH रुपीज देते हैं। होल्डिंग कॉस्ट कितना देते हैं, होल्डिंग करने के लिए एक यूनिट को, एक यूनिट टाइम के लिए कितना पैसा देते हैं, CH। तो T1 टाइम के लिए ये होल्ड किए हैं QS डिवाइडेड बाय 2 यूनिट। तो T1 टाइम के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, T1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। CH क्या बता रहा है, CH बता रहा है कि इतना क्वांटिटी रखने के लिए इतना एक यूनिट, CH क्या बोलता है, CH बोलता है एक यूनिट सामान रखने के लिए एक यूनिट टाइम के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। मैं बोला कि मेरे को भाई QS/2 सामान रखना है T1 टाइम के लिए, कितना मेरे से पैसा लोगे। तो बोलेगा कि एक यूनिट का एक टाइम का पैसा मैं लेता हूँ CH रुपये। तो मैं बोलूँगा CH से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास CH/2 यूनिट है। कितने टाइम तक रखना भाई, एक दिन रखना है, ठीक है, एक यूनिट टाइम रखना है। तो QS/2 मल्टीप्लाई विथ CH। नहीं भाई मेरे को T1 टाइम तक रखना है, तो QS/2 मल्टीप्लाई विथ CH मल्टीप्लाई विथ T2। ये हो गया, समझ गए। T1 टाइम तक रखा है तो T1 लिख देंगे। ये मेरा क्या हो गया, होल्डिंग कॉस्ट कितने दिन के लिए, T1 टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए, ठीक है भाई। अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या लिखते हैं, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। अब क्या बचा है, स्टॉक आउट कॉस्ट। क्या, स्टॉक आउट कॉस्ट या शॉर्टेज कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्टेज कॉस्ट कितना होगा। ये बोल रहा है, सीबी क्या बोल रहा है कि एक यूनिट शॉर्टेज होने के लिए, एक यूनिट अगर आपका शॉर्टेज होता है, एक यूनिट टाइम के लिए, तो आपको CB रुपये देना पड़ता है। मैं बोल रहा हूं कि मैं इस यूनिट का मेरा शॉर्टेज होता है, ठीक है ना, लेकिन एन एन एवरेज कितना का हो रहा है, ये तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो एन एन एवरेज S/2 यूनिट का शॉर्टेज हो रहा है कितने टाइम के लिए, T2 टाइम के लिए। तो S/2 यूनिट का शॉर्टेज हो रहा है T2 टाइम के लिए, और एक यूनिट टाइम के लिए मेरे को CB पैसा देना पड़ रहा है। तो मैं बोलूँगा S/2, ठीक है, CB मल्टीप्लाई विथ T2 टाइम के लिए T2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 डे के लिए रखना होता है, 1 यूनिट टाइम के लिए रखना होता है, तो क्या रखते हैं यहाँ पे, 2 की जगह पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। समझ गए, ये क्या हो गया, मेरा शॉर्टेज कॉस्ट हो गया। तो जो कॉस्ट चाहिए था, परचेसिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट, तीनों का तीनों हमको मिल गया। अब आते हैं तीनों की जगह पे, इसमें अगर परचेसिंग कॉस्ट देखें तो हम एनम के लिए निकाले, 1 साल के लिए निकाले हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो निकाले हैं वो किसके लिए निकाले, 1 साल के लिए निकाले हैं। लेकिन जो होल्डिंग कॉस्ट निकाले हैं वो होल्डिंग कॉस्ट कितने दिन के निकाले हैं, T1 टाइम के लिए निकाले हैं। और शॉर्टेज भी किसके लिए निकाले हैं, T2 टाइम के लिए निकाले हैं। लेकिन हमको एनुअल कॉस्ट निकालना ना, टोटल एनुअल कॉस्ट कितना है। तो टोटल एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए होल्डिंग कॉस्ट भी क्या निकालना होगा, 1 साल के लिए निकालना होगा। शॉर्टेज कॉस्ट भी क्या निकालना पड़ेगा, एक एनम के लिए 1 साल के लिए निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 साल के लिए निकालते हैं, इसको मिटाते हैं। आते हैं 1 साल के निकालना। इसमें देखिए एक पैरामीटर है T1 और T2। क्या पैरामीटर है, T1 और T2। T1 भी हमको नोन नहीं रहता है, साइकिल टाइम T पता रहता है, और T2 भी नोन नहीं रहता है, दोनों हमको जानकारी नहीं रहता है। तो एक काम करते हैं, T1 और T2 को रिप्लेस करते हैं कुछ दूसरे टर्म से। अगर आप ग्राफ देखे हों, पिछला जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था उसमें क्या था, इस तरह का फॉर्मेशन था। छोटा सा यहाँ पे बनाता हूँ, ये था Q माइनस S, यहाँ पे यूनिट था, ठीक है, और इधर ग्राफ गया था, इधर यहाँ पे S यूनिट था, ठीक है। ये जो टाइम था ये T2 टाइम था, ये जो था टाइम T1 था, ठीक है, T1 टाइम था, और ये D डिमांड रेट था। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या बता रहा है कि अगर D डिमांड रेट रहा T1 टाइम के लिए, तो जो हमारा Q माइनस S जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। जो QS माइनस
एस जो यूनिट है अगर डी डिमांड रेट से सेल होता रहा तो T1 टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि डी डिमांड रेट मल्टीप्लाई विथ T1 इज इक्वल टू Q माइनस एस, ठीक है, Q माइनस एस। तो यहाँ से T1 का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से T1 आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू Q माइनस एस डिवाइडेड बाई डी। यहाँ से T1 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर रिप्लेस करते हैं T1 को, T1 नीचे लिखते हैं, होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू Q माइनस एस डिवाइडेड बाई 2 और T को रखेंगे कितना आ जाएगा, Q माइनस एस डिवाइडेड बाई डी, Q माइनस एस डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाई विथ CH आ गया ये। अब देखिए ये लिख दिए किसका, T1 का टर्म आ गया था। अब इसमें देखिए जो D है डिमांड रेट है, क्या है D डिमांड रेट है। भाई डिमांड रेट भी मेरे को क्वेश्चन में आप अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसमें डिमांड रेट डी का वैल्यू नहीं दिया रहता है, उसमें डायरेक्टली क्या देगा आपको, कैपिटल डी का वैल्यू देगा, क्या देगा, कैपिटल डी टोटल एनुअल डिमांड का देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डी है वो किसके टर्म में लाना पड़ेगा, कैपिटल डी के डिमांड रेट के टर्म में लाना पड़ेगा। ये तो भाई मुश्किल है, ये कैसे करें, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं क्या बोलूँगा, अगर पिछला ग्राफ नहीं देखा जाए, इसको मैं हटाता हूँ, तो पिछला ही ग्राफ आप देखे होंगे तो मैं नीचे भी कुछ बनाया था इस तरह से, स्टॉक आउट किया था, ठीक है, स्टॉक आउट किया था और यहाँ से यहाँ टाइम क्या रखा था, कैपिटल टी, क्या रखा था, कैपिटल टी, और ये जो टोटल क्वांटिटी था वो कितना था, Q माइनस एस प्लस एस, कितना हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी क्या था Q। इससे क्या पता चलता है, अगर D डिमांड रेट रहा तो T टाइम में मेरा टोटल जो Q अमाउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से पिछले जैसा किए थे, तो D मल्टीप्लाई विथ T इज इक्वल टू Q, D मल्टीप्लाई विथ T इज इक्वल टू Q। अब D माइनस T इज इक्वल टू Q, यहाँ से D का वैल्यू क्या आ गया, D का वैल्यू आ गया Q बाई टी। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं डिराइव करा रहा हूँ, हालांकि कोई डिराइव नहीं कराता लेकिन मैं करा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। डी को क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी, तो नीचे Q लिख दिया, ऊपर क्या लिख दिए, T लिख दिए। अभी भी ये होल्डिंग कॉस्ट कितने दिन का लाया है, अभी भी ये होल्डिंग कॉस्ट आया है मेरे पास कितने दिन के लिए, मात्र और मात्र T1 टाइम के लिए, मात्र और मात्र T1 टाइम के लिए, अभी पूरे साल का नहीं आया है। कितने दिन का लाया है, T1 टाइम के लिए ही आया है भाई। T1 टाइम के लिए जो होगा, ये जो डिमांड होगा, इस तरह का साइकिल कितने बार बनेगा पूरे साल में, जितने बार हमने ऑर्डर किया होगा। इस तरह का साइकिल कितने बार बना होगा, जितने बार मैंने ऑर्डर किया होगा। कितने बार बना होगा, n टाइम्स बना होगा। तो मैं बोला एक साइकिल का इतना कॉस्ट है, तो n बार ऑर्डर किया था तो n साइकिल का कॉस्ट कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो होल्डिंग कॉस्ट में क्या कर देंगे, होल्डिंग कॉस्ट इस था, इसमें क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पहले मैंने जब स्टार्टिंग में जो लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में मैं बताया था, सेकंड लेक्चर ही था ना, थर्ड लेक्चर में जब आप नोटेशन दिखाया था उसमें आपको कहा था n और t का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। n और t के प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से होल्डिंग कॉस्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट का वैल्यू हो जाएगा Q माइनस एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Q मल्टीप्लाई विथ CH, मल्टीप्लाई विथ CH। ये क्या आ गया, होल्डिंग कॉस्ट फॉर 1 NM फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए होल्डिंग कॉस्ट आ गया मेरे दोस्त। होल्डिंग कॉस्ट 1 साल के लिए आ गया। उसी तरह से हमको क्या निकालना है, शॉर्टेज कॉस्ट। उसी तरह से जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे यूज किया, सेम प्रोसेस वहाँ पे भी यूज करना है। किसके लिए, शॉर्टेज कॉस्ट के लिए। प्लीज़ आप उस शॉर्टेज कॉस्ट को उसी तरीके से निकालिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम टू सेम प्रोसेस है। आपको T2 रिप्लेस करना है, T2 यहाँ से रिप्लेस कर दीजिएगा, फिर आपको D का टर्म आएगा, D को रिप्लेस कर दीजिएगा Q और T के टर्म में। ठीक है मेरे दोस्त, उसको कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ शॉर्टेज कॉस्ट SC से। शॉर्टेज कॉस्ट मेरे 1 साल का जो आएगा वो कितना आएगा, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Q मल्टीप्लाई विथ CB, ऐसे ही आएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, ये हम लोग लिख दिए। ये किसका आएगा, शॉर्टेज कॉस्ट आ गया। शॉर्टेज कॉस्ट पर एनम आ गया, होल्डिंग कॉस्ट पर एनम आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम आ गया और परचेसिंग कॉस्ट पर एनम आ गया। तीनों का ऐड कर देंगे और समराइज कर देंगे तो वो मेरे को क्या आ जाएगा, टोटल एनुअल कॉस्ट। टोटल एनुअल कॉस्ट, लेकिन चलिए टोटल एनुअल कॉस्ट पर लिखते हैं। टोटल एनुअल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल एनुअल कॉस्ट इक्वल टू DC प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, DQ मल्टीप्लाई विथ C0 प्लस Q माइनस एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Q मल्टीप्लाई विथ CH
प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Q मल्टीप्लाई विथ सी बी क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है, ये लिख दिए। ये क्या हो गया, टोटल एनुअल कॉस्ट का एक जनरलाइज फॉर्मूला। टोटल एनुअल कॉस्ट का क्या हो गया, एक जनरलाइज फॉर्मूला। मेरे दोस्त ये टोटल एनुअल कॉस्ट का क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्मूला। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जब भी हम निकालते थे पिछला जितना भी केस किया उसमें हम लोग क्या किए थे, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकाले थे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाले थे, यही सब निकाले थे। तो हम यहाँ पे पहले निकालते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का जनरलाइज फार्मूला। क्या निकालते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब इसमें बताइए कौन ऐसा कॉस्ट है जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। परचेसिंग करना तो भाई कॉमन है, परचेस तो मेरे को करना है। क्यू पे डिपेंड करने वाला मात्र और मात्र तीन ही कॉस्ट है, तीन ही कॉस्ट है। अगर परचेसिंग कॉस्ट को छोड़ दिया जाए तो सब कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी पे। सब कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना ऑर्डर कर रहे हैं। तो होल्डिंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपको होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट। तो यहाँ से ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट को पुट कर दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टारगेट मेरा क्या है भाई, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। टारगेट क्या है मेरा, टोटल एनुअल कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। और उस टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम हुआ है, अब उसी के लिए मेरे को क्यू का वैल्यू निकालना है। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, कौन सा नंबर ऑफ क्वांटिटी क्यू ऑर्डर करें ताकि मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए, उस क्यू के वैल्यू को निकालने के लिए जो टोटल एनुअल कॉस्ट है उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के साथ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करके क्यू जीरो के इक्वेट कर देंगे और उस क्यू का वैल्यू निकालेंगे जहाँ जिसके लिए टोटल एनुअल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विथ क्यू क्या हो, जीरो हो। ठीक है, समझ के बाद, मतलब इसको मिनिमम करने के लिए ये मैथ का जनरल चीज टर्म है। अगर किसी भी टोटल एनुअल कॉस्ट को मिनिमम करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, टोटल एनुअल कॉस्ट इज मिनिमम, तो आपको क्या करना होता है, टोटल एनुअल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, उसको इक्वेट कर दे जीरो। जो वैल्यू आता है क्यू का वो क्या होगा, उसी वैल्यू ऑफ क्यू के लिए क्या होगा, टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर इस टर्म को देखिए, ये इसमें क्यू का कोई टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन जरूरी है, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तीनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके क्यू जीरो के इक्वल कीजिए। अगर जैसे ही आप जीरो के इक्वल कीजिएगा तो जो क्यू का वैल्यू आएगा, पता है दोस्त मेरे क्या आएगा, करके देख लीजिएगा। क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √2D C0 डिवाइडेड बाई CH मल्टीप्लाई विथ √CB प्लस CH डिवाइडेड बाई CB प्लस CH डिवाइडेड बाई CB। ये किसका आएगा, क्यू का वैल्यू। इसी क्यू को क्या लिखते हैं, क्यू स्टार, मतलब ये क्या है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। इतना जितना भी हम लोग पीछे जितना भी गाथा गाएं, उस गाथा में यही चीज़ था कि जो मेरे को फाइंड आउट करना था इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, वो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्यू स्टार कितना आएगा, √2D C0 डिवाइडेड बाई CH मल्टीप्लाई विथ √CB प्लस CH डिवाइडेड बाई CB प्लस CH डिवाइडेड बाई CB। यही मेरे को क्यू स्टार इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी आएगा। इसी ऑर्डर पे मेरा जो टोटल एनुअल कॉस्ट होगा क्या होगा, मिनिमम होगा। ये क्या है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। मेरे दोस्त इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, TIC एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, यही निकालेंगे। TAC एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, उस क्यू को यहाँ पे पुट कर देगा तो टोटल एनुअल कॉस्ट विथ एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट क्यू पे मिल जाएगा, वो हम लोग कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें क्या है कि जो टोटल एनुअल कॉस्ट है इसमें एक क्यू है जो वैरी कर सकता है और एस वैरी कर सकता है। क्या वैरी कर सकता है, क्यू वैरी कर सकता है और एस वैरी कर सकता है। एस क्या है, अमाउंट ऑफ शॉर्टेज विच इज प्रेफर्ड बाई अस, अमाउंट ऑफ शॉर्टेज विच इज प्रेफर्ड बाई अस। तो शॉर्टेज भी हम लोग प्रेफर करते हैं, तो हम ये फाइंड आउट करना होगा कि कितना हमको शॉर्टेज प्रेफर करना है। मतलब क्या है, इकोनॉमिकल शॉर्टेज क्वांटिटी अगर पूछेगा तो टोटल एनुअल कॉस्ट को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, और वहां से जो इकोनॉमिकल शॉर्टेज का क्वांटिटी मिल जाएगा, इकोनॉमिकल शॉर्टेज का क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी। लेकिन सबसे पहले उसको छोड़ते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू स्टार एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, मीन्स TIC स्टार निकालना है।
TIC स्टार निकालना है। तो TIC स्टार का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा इसलिए, क्योंकि फिर से वहीं काफ़ी लंबी हो जाएगा, जबकि हमको पता है क्यू का वैल्यू इसमें पुट करना है और लास्टली फार्मूला भी याद करना है। तो जो TIC स्टार आएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, वो क्या आएगा, √2DC0CH मल्टीप्लाई विथ, वो कितना आ जाएगा, √2DC0CH मल्टीप्लाई विथ √CB डिवाइडेड बाई CB प्लस CH, क्या आएगा, ये आएगा रिलेशन। भाई अभी तक हम लोग क्या निकाल दिए, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, TIC फॉर जनरल, TAC फॉर द जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, TIC एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, ये चीज़ निकाल लिए। रटना तो है भाई सिर्फ दो ही फार्मूला, एक इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का और एक टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, यही दो। अब आते हैं इसमें, हर एक्सप्रेशन में √2DC0CH कॉमन था, चाहे कितने जो भी केस किए होंगे उसमें आप ये कॉमन दिखा होगा, मल्टीप्लाई होता था √ समथिंग, ठीक है, चाहे प्रोडक्शन वाला में कुछ मल्टीप्लाई हुआ था और इसमें भी √2DC0CH मल्टीप्लाई विथ √CB प्लस CH, ये एक्स्ट्रा टर्म आया, बाकी तो पहले जैसा ही था। अब आते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम है। क्या है शॉर्टेज का, मेरे को प्रेफर करना है यहाँ पर शॉर्टेज, कितना हम लोग प्रेफर करें शॉर्टेज, ताकि ज़्यादा गुडविल लॉस ना हो और सारा स्मूथली काम चले। तो जो शॉर्टेज का होगा, शॉर्टेज जो प्रेफरेबल होगा हम लोग द्वारा, वो कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, जो शॉर्टेज हम लोग प्रेफर करेंगे वो कितना होगा। एक बार मैं सारा चीज़ फॉर्मूला यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा सारा का सारा फॉर्मूला एक बार यहाँ पे बोर्ड पे भर दूँ, ताकि सबको एक दूसरे को रिलेट करने में आसानी रहे, ठीक है। इसको मिटाता है, देखिए पहला हम लोग सीखे थे वो किसका, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, जो ज़रूरत है मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो था √2DC0 डिवाइडेड बाई CH मल्टीप्लाई विथ √CB प्लस CH डिवाइडेड बाई CB। उसके बाद TIC का आया था, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना आया था, √2DC0CH मल्टीप्लाई विथ √CB डिवाइडेड बाई CB प्लस CH, ये आया था। एक ये फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला, जो हम लोग प्रेफरेबल स्टॉक आउट होगा वो कितना होगा। प्रेफरेबल इसको Q स्टार से भी डिनोट किया जाता है, Q स्टार से, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी को Q स्टार से भी डिनोट किया जाता है। जो S स्टार है, जो हम लोग प्रेफरेबल स्टॉक आउट होगा वो कितना होगा, जो प्रेफरेबल स्टॉक आउट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है Q स्टार मल्टीप्लाई विथ CH डिवाइडेड बाई CB प्लस CH, CB प्लस CH, ये होता है। अब आते हैं इन्वेंट्री इन आवर हैंड, जो M स्टार था वो किसके बराबर था, जो M स्टार, जो इन्वेंट्री इन आवर हैंड था वो किसके बराबर था, Q स्टार माइनस S स्टार, जो हमेशा जो अपने हाथ में रहता था वो कितना था, Q स्टार माइनस S स्टार। जो आप ग्राफ में से कंपेयर करके देखिए, ग्राफ में से कंपेयर कीजिएगा कितना रहता था, Q स्टार माइनस S स्टार, ठीक था, इतना है। तो जो M स्टार का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे, इन्वेंट्री इन आवर हैंड कितना होगा, Q स्टार माइनस Q स्टार पता है, M स्टार मेरे को S स्टार मिल गया, तो M स्टार मेरे को मिल जाएगा। यही 4 फॉर्मूला है, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि और दूसरा कोई फॉर्मूला है, यही 4 फॉर्मूला इसमें रटना है। अब हम क्या करते हैं कि पूरे जितना भी अभी हम लोग डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पढ़े थे ना, इस पे क्वेश्चन रेयर पूछता है भाई, स्टॉक आउट पे नहीं आता भी है, तो यही 4 फॉर्मूला पे बेस्ट आता है। हालांकि मैंने सब चीज़ आपको डिटेल में बता दिया है, जो स्किप करने वाला चीज़ था वो मैंने स्किप किया था, जैसे कि डिफरेंशिएट करके इक्वेट करना 0 के बराबर, वो मैंने काम नहीं किया है यहाँ पे, बाकी सारा मैंने काम किया है। अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे क्या, कि एक ऐसा 3 फार्मूला जनरेट करते हैं, ऐसा एक 2 ही फार्मूला है, 2 फार्मूला जनरेट करते हैं, जिससे जितना भी हम लोग डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल के अंदर पार्ट पढ़ा था, जैसे सिंपल वाला भी आ जाए उसमें प्रोडक्शन वाला भी आ जाए, उसमें शॉर्टेज वाला भी आ जाए, ऐसा फार्मूला लिखते हैं जो तीनों को कंसीडर कर ले, वैसा फार्मूला लिखते हैं। बाकी जो S स्टार है वो M स्टार है, इसको आप मतलब अलग से लिख दीजिएगा, एक ये एक्स्ट्रा रहेगा शॉर्टेज वाला में, बाकी 2 ही रहता था। निकालना क्या रहता था, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, यही 2 निकालना है। बाकी TAC में तो परचेसिंग कॉस्ट को ऐड करना होता था और बाकी तो कुछ करना है नहीं। तो आइए हम लोग 3 ही चीज़ निकालते हैं, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट और टोटल एनुअल कॉस्ट, ठीक है। तीनों केस के लिए जनरलाइज एक एक्सप्रेशन में आते हैं जिससे सबका हो जाए। इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी
ठीक है, वो क्या होगा, अंडर रूट, थोड़ा सा मार्कर में ब्लू यूज करो, अंडर रूट 2d(c0) डिवाइडेड बाई CH मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट p डिवाइडेड बाई p माइनस d मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट CB प्लस CH डिवाइडेड बाई CB। ये किसके लिए हो जाएगा, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के लिए एक फॉर्मूला है। अगर सिंपल रहेगा तो ना स्टॉक आउट होगा ना उसमें प्रोडक्शन होगा। तो सिंपल रहेगा तो इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। अगर प्रोडक्शन होगा तो स्टॉक आउट वालों को हटा देंगे, प्रोडक्शन और इसको रखेंगे, दोनों को रखेंगे। अगर मिलाकर देख लीजिएगा यही फॉर्मूला आ रहा होगा। अगर स्टॉक आउट भी होगा प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन वाला को हटा देंगे, स्टॉक आउट और इसको रखेंगे। ठीक है, जो पिछला फॉर्मूला आ रहा था यही दोनों का मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, अगर तीनों होता है, स्टॉक आउट होता है प्रोडक्शन भी करता है, ठीक है, स्टॉक आउट करता है प्लस प्रोडक्शन भी करता है, तो ये तीनों रहेगा। ठीक है, ये इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का हो गया। एक फॉर्मूला याद हो गया इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का, तो तीनों केस के लिए इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला याद हो गया। अब आते हैं TIC स्टार, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो फॉर्मूला आएगा उसको हम लोग लिखते हैं, क्या होगा, अंडर रूट 2d(c0) CH मल्टीप्लाई विथ, ये क्या होता है, पलट जाता है, ऊपर चलेगा p माइनस d डिवाइडेड बाई p मल्टीप्लाई विथ, ये भी क्या होगा, पलट जाएगा, CB डिवाइडेड बाई CB प्लस CH है, सब इंटरलिंक्ड है। ये पलट जाता है सी में इन्वेंट्री कॉस्ट वाला में, टोटल इन्वेंट्री को ये भी पलट जाता है। यहाँ पे जो CH था नीचे में डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर में चला जाता है, बस हो गया। अगर आपको प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन वाला रखेंगे, नहीं हो रहा प्रोडक्शन हटा देंगे। अगर स्टॉक आउट हो रहा है तो स्टॉक आउट वाला टर्म रखेंगे ना तो हटा देंगे, यही है बस सिंपल। ये स्टॉक आउट का टर्म है, ये प्रोडक्शन का टर्म है, ये सिंपल का टर्म है। तो सिंपल तो हमेशा रहेगा, उसमें प्रोडक्शन होगा तो ये दोनों रख लेंगे, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा स्टॉक आउट होगा ये रख लेंगे, अगर तीनों होगा तो तीनों रख लेंगे, बस सिंपल। अब आते हैं TSC स्टार, टोटल एनुअल कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। वो क्या होता है, टोटल एनुअल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेसिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। परचेसिंग कॉस्ट को छोड़ा के तीनों का समेशन क्या होता है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तो हम क्या बोलेंगे, टोटल एनुअल कॉस्ट इक्वल टू क्या, परचेसिंग कॉस्ट प्लस में TIC स्टार, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। टोटल एनुअल कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू क्या, परचेसिंग कॉस्ट प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। यही भाई लोग 3 फॉर्मूला है, इसी 3 फॉर्मूला पे सारा चीज़ डील होगा। बाकी सब चीज़ जितना भी हम लोग पढ़े थे वो डेरिवेशन था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और कुछ नहीं था। जितना भी हम लोग 3 लेक्चर किए थे, स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन था, बाकी सारा चीज़ इसी पर बेस्ड था। लास्ट में यही 3 फॉर्मूला चिपक गया आपके पास। और भी चीज़ था जो कि सिंपल के, जैसे में ऑर्डरिंग कॉस्ट का वैल्यू कितना होगा, परचेसिंग कॉस्ट का वैल्यू कितना होगा, होल्ड, ये सब जो टर्म था जो जनरल वो जानना जरूरी था। लेकिन लास्ट जितना भी डेरिवेशन कर रहे थे, डेरिवेशन करने के बाद यही फाइनल फॉर्मूला आया। अब इसके बाद दोस्त इस पे जो न्यूमेरिकल है, किस पे, जो अभी हम लोग केस पढ़े, कौन सा, स्टॉक आउट वाला, उस पर शायद ही न्यूमेरिकल मिलता है। ऐसे मैं देख लेता हूँ न्यूमेरिकल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। कम उम्मीद है हालांकि। एक न्यूमेरिकल है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो गूगल फॉर्म है उसमें डाल दूंगा और उसको आप सोल्व कीजिएगा, आसान है। अब इसमें क्या है, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखूँ, वैल्यू पुट करूँ, वो मेरे को सही नहीं लग रहा भाई। आप खुद से इसको देख लीजिएगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, एक तो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी सारा डाटा दे चुका है, एक पूछा है आपको स्टॉक आउट कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिकल स्टॉक आउट का वैल्यू पूछा है, एक तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी पूछा है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा मेरे दोस्त, बाकी सब एकदम फिट है, एकदम सिंपल है। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं इसको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म के लिंक में। अब आते हैं अपने इस पूरे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को समराइज भी कर लिए, ठीक है, ये टोटल उसका समरी था। अब आते हैं बात समझते हैं अब क्या करना है। अभी तक जितना भी हम लोग किए थे सब क्या था, उसमें डिटरमाइन था, जो वैल्यू था डिमांड का, एनुअल डिमांड क्या था, फिक्स था। लेकिन रियल लाइफ में वो फिक्स नहीं होता है। अब जो रियलिस्टिक चीज़ आ रहा है वो क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल को हम लोग समझेंगे
हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जितना भी अभी हम लोग पढ़े उस पर एक लेक्चर दे दूं, क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का, उसमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं वही करूंगा, इसके बाद जो होगा एक न्यूमेरिकल का एक अलग सेक्शन बना देता हूँ, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद जो इसके अगला लेक्चर होगा न्यूमेरिकल के बाद, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल हम लोग स्टार्ट कर देंगे, दब पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।